Hello students, Amitabh Mukherjee here, welcoming you to my YouTube channel Guidance Hirapur, the World of Commerce। हम आज नेशनल इनकम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नेशनल इनकम का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया है उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें और फिर लेक्चर नंबर 2 को आप अटेंड करें। लेक्चर नंबर 1 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप जाइए पहले उस लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नेशनल इनकम बहुत कंसेप्चुअल है और पहला दूसरा तीसरा क्लास तो सिर्फ कंसेप्ट का ही होगा, ताकि पूरे चैप्टर में आपका कंट्रोल अच्छे से हो जाए। नहीं तो आपको पूरा चैप्टर रटना पड़ेगा और रटने का कोई गारंटी होता नहीं है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर आप फंस जाओगे। और अगर आप समझ के जाते हो चैप्टर को तो सीबीएसई में इतना ताकत नहीं है कि आपको घुमा देगा एग्जाम में, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप आराम से कोई भी आंसर उसका कर सकते हो। तो अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं तो हमने नेशनल इनकम के डेफिनेशन को एनालाइज किया था। हमने उसमें से एक टर्म उठाया था नॉर्मल रेसिडेंट, उसके डेफिनेशन को, उसके मीनिंग को समझा था। आज हम नेशनल इनकम में से एक दूसरा टर्म निकालते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, और उसको बढ़िया से समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है। तो देखो बाबू, ध्यान से समझना। डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं, ठीक है। और कई लोग इसे पॉलिटिकल फ्रंटियर भी बोलते हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर, फ्रंटियर टर्म शायद तुमको याद होगा। फ्रंटियर मतलब होता है बाउंड्री। ये तुमने पढ़ा था क्लास 11 में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते थे उसको, है ना। फ्रंटियर का मतलब होता है एक बाउंड्री। तो अब समझते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस इट मींस geographical territory of a country, geographical territory of a country which is administered by the government of that country, which is administered का मतलब होता है कंट्रोल करना, controlled by the government of that country, and in which people, goods and capital can move freely. This is as simple as that. मैं इसको और सिंपल कर देता हूं। देखो क्या है, कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो कि एक बाउंड्री से घिरा हुआ है। ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है, कहता है इस पूरे एरिया में जहां पे भी आपके गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इस पूरे बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जहां पे भी आपके गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उस एरिया को, उस टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। क्लियर है? तो कई बच्चों को लगेगा सर क्या बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इंडिया का मैप देख लें, पॉलिटिकल मैप उसका अगर हम देख लें, तो इस पूरे इंडिया का जो मैप है, इस पूरे टेरिटरी में तो इंडियन गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। तो ये तो पूरा कंट्री ही हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए। जी नहीं, यही तो सीखना है आपको, यही तो सीखना है। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये इंडिया का मैप है, सपोज करो ये इंडिया का मैप है, मान के चलो कि ये इंडिया का मैप है। इस टेरिटरी में ये जो बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री के अंदर सपोज करो यहां पे एक ऑफिस है
जो कि यूएसए एम्बेसी का ऑफिस है। यूएसए एम्बेसी का ऑफिस है। एम्बेसी यानी यूएसए एम्बेसी यानी ये ऐसा ऑफिस है जहां पे यूएसए गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वहां यूएसए अपना आदमी बैठा के रखता है, ताकि मान लो किसी इंडियन को अगर यूएसए जाना है तो उसको वीजा चाहिए, तो इसी ऑफिस से वीजा, इसी ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता है और यहां से आपको वीजा अलॉट होती है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये जो यूएसए एम्बेसी का ऑफिस है, इसमें, इस यूएसए एम्बेसी ऑफिस में कंट्रोल किनका है? कंट्रोल किनका है? कंट्रोल यूएसए गवर्नमेंट का है। तो अब तुम इस डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन को देखो। कहता है ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जहां पे उस कंट्री के गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर एक ऐसी भी जगह है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। वहां पे किसका कंट्रोल है? यूएसए गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इस बाउंड्री के अंदर से ये जगह एक्सक्लूड हो जाएगा और इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहेंगे। इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। सपोज करो ये यूएसए का मैप है। दिस इज यूएसए, ये यूएसए है, ठीक है। यूएसए के अंदर एक ये ऑफिस है, किसका ऑफिस है? इंडियन एम्बेसी का। इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है। इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है। तो ये जो इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है, इसमें कंट्रोल किनका है? इसमें कंट्रोल है इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये जो टेरिटरी हो गया, जो कि यूएसए के अंदर होते हुए भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में, इस जगह में इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जहां पे इंडिया के लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो जरूरी नहीं है कि मान लो अगर मैं अपनी कंट्री इंडिया की बात करूं तो होल इंडिया इज द डोमेस्टिक टेरिटरी एज पर नेशनल इनकम डेफिनेशन। उसमें अगर किसी और कंट्री का कंट्रोल है, उसमें कोई ऐसी जगह हो जहां पे किसी और कंट्री का कंट्रोल है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्सक्लूड हो जाएगा। और उसी के विपरीत अगर हमारा एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी किसी और कंट्री में है, जर्मनी, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर, ये तो बड़ा कमाल का चीज है। जी हाँ, बिल्कुल कमाल का चीज है। अब ये डेफिनेशन रहा, एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, ठीक है, जहां पे विच इज एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर्ड का मतलब होता है कंट्रोल्ड। एडमिनिस्टर्ड का मतलब होता है कंट्रोल, जिसे कंट्रोल करती है उस कंट्री का गवर्नमेंट, ठीक है। और जहां पे पीपल, वहां के लोग, गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं, फुल फ्रीडम के साथ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। अब यहां पे देखो, जो ये मैंने चीज समझाया, इसको और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी also includes, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और क्या क्या चीज आ सकता है। तो सबसे पहला, नंबर 1, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by the residents between 2 or more countries। यानी मान लो कोई शिप है, जहाज है, या फिर एयरक्राफ्ट है, कोई एरोप्लेन है, जिसका मालिक कौन है? उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट। रेसिडेंट लिखा हो मतलब नॉर्मल रेसिडेंट। और वो एयरक्राफ्ट या शिप जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रन कर रहा है। तो जिस कंट्री में भी वो जा रहा है, जिस जगह का, जहां जहां वो उड़ान भर रहा है,
हर वो जगह इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एयर इंडिया का फ्लाइट है, लेट अस से एयर इंडिया का फ्लाइट है, एयर इंडिया का फ्लाइट है। तो एयर इंडिया क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। आपको मैंने सिखाया था फर्स्ट क्लास में कि नॉर्मल रेसिडेंट में एक इंडिविजुअल भी आ सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। तो एयर इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो एयर इंडिया का जो प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है। पहले वो गया इंडिया से जापान, फिर जापान से चला गया जर्मनी, फिर जापान से चला गया जर्मनी। तो इंडिया का बाउंड्री तो वो यहीं से छोड़ दिया, फिर जापान गया, जापान से जर्मनी गया, फिर जर्मनी से वापस इंडिया आया। तो ये पूरा का पूरा रास्ता जो इन्होंने तय किया है ना, जो एयरवेज इन्होंने तय किया है, ये पूरा का पूरा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका शर्त क्या था कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो शिप है, इसका मालिक कौन होना चाहिए, इसका मालिक होना चाहिए नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, और ये ऑपरेट कर रहा है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो वो कहां क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि इन्होंने जो उड़ान तय किया है, इन्होंने जो रास्ते तय किए हैं, इंडिया से जापान, जापान से जर्मनी, फिर इंडिया, दिस ऑल बिलोंग टू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ता हूं, नंबर 2। अब सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर कहता है ऑयल, या इसको लिखता हूं फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स operating in international water where they have exclusive rights to operate। बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो, ये मान लो कोई फिशिंग वेसल्स है, फिशिंग वेसल्स यानी मछली पकड़ने वाला जहाज जो है, या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो पाइप आता है समंदर के अंदर से, ठीक है। इसका मालिक कौन है, इसका मालिक है, फिर से यहां पे होना चाहिए, यहां पे एक चीज छूट गया, मैं लिख देता हूं, ओन्ड, ठीक है। ये समझ लेना बाबू लोग, ये मैं लिख रहा हूं ओन्ड बाय एनआर मतलब समझ लेना नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो कोई फिशिंग वेसल है या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है जिसका मालिक कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट्स है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्मल रेसिडेंट है, मान लो उनका कोई फिशिंग वेसल है या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, जो कि वो ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल वाटर में। इंटरनेशनल वाटर जो इंडिया का जगह नहीं है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर के आगे का हिस्सा है। मान लो ये समंदर है, ये समंदर है, ये समंदर है, यहां तक क्या है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर है, यहां तक इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है सी में। उसके बाद ये जहाज क्या किया, ये बॉर्डर क्रॉस करके इधर चला गया, मान लो ये श्रीलंका का है, ये लेटेस्ट से श्रीलंकन गवर्नमेंट का कंट्रोल वाला ये पोर्शन है। तो क्या होगा, तो जब ये जहाज किसका जहाज, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट का जहाज, उसका मालिक कोई नॉर्मल रेसिडेंट है जो कि इंडियन है, और वो अपनी जहाज को लेकर मछली पकड़ने इस इलाके में चला गया, श्रीलंका के इलाके में चला गया, तो तब वो ये कहलाएगा कि ये जो इलाका है जहां पे ये अपना जहाज लेके जा रहा है, ये इलाका भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, ये इलाका भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ में इजी है, वेरी सिंपल। बस ये दिमाग में रखना कि उस फिशिंग वेसल का मालिक कौन होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स। और अगर वो इंटरनेशनल वाटर में चला जाता है तो जहां तक भी जाएगा वहां तक का एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, क्लियर है।
अब आता हूं तीसरे नंबर पे, नंबर 3। देखिए नंबर 3, ये 3 पॉइंट्स है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, दूसरा हो गया फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, एंड थर्ड नंबर पे आता हूं, थर्ड नंबर पे आता हूं एम्बेसीज, कॉन्स्युलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। जो अभी मैं समझा रहा था, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी का जो ऑफिस है वो यूएसए में है। तो ये जो ऑफिस है, हालांकि वो यूएसए के टेरिटरी में है, पर फिर भी ये जो ऑफिस है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसलिए यूएसए में रहते हुए भी इस जगह को हम इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स है, मान लो यूएसए ने अपना मिलिट्री लेटेस्ट से ईरान में बैठा के रखा है, तो वो जो मिलिट्री जो ईरान के जगह को घेर के रखा है, उस मिलिट्री पे किसका कंट्रोल है? यूएसए गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो वो एरिया दो वो ईरान के अंदर है, फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी किनका माना जाएगा? यूएसए का। तो ये दिमाग में आप रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने सीखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, और कुछ ऐसी चीजें जो उस कंट्री के बाहर होते हुए भी वो उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। जो ये 3 कंडीशंस है, इसको दिमाग में रखोगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी, देखो ध्यान देना, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम आप अर्न करते हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम आप अर्न करते हो, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। उसे क्या बोलोगे? डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम का डेफिनेशन जाके देखो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। नेशनल इनकम में मैंने क्या बताया था? अर्निंग्स ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल इनकम में दोनों आता है, जो इनकम आप डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाते हो या फिर आप डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाते हो, लेकिन कमाई किसके द्वारा होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। और जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाली सिर्फ कमाई है, उसको हम डोमेस्टिक इनकम ही कहते हैं। और जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हो प्लस बाहर से भी आ रहा है, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम, प्रोवाइडेड दैट सच इनकम इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा हल्का सा चीज आपको बता दिया, बस ये चीज अभी फिलहाल के लिए याद रखना। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम अर्न होता है उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। बाबू अगला जो 2 टर्म है ना, बहुत खतरनाक टर्म है, बहुत ध्यान से समझना। एक है फैक्टर इनकम और दूसरा है ट्रांसफर इनकम। दोनों क्या होता है देखते हैं। देखो, एक है फैक्टर इनकम और एक है ट्रांसफर इनकम। एक है ट्रांसफर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है, फैक्टर इनकम मीन्स इनकम अर्न्ड बाय participating in the production process of goods and services। यानी अगर आप कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पार्टिसिपेट करके कर रहे हैं, तो फिर वहां से जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट क्लास में भी मैंने समझा दिया था, फिर से समझा देता हूं। एक तरह से फैक्टर इनकम होता है इनकम ऑफ
इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके इनकम को हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है जो लैंड है उसके इनकम को क्या कहते हैं? रेंट। जो बाबू लेबर है उनके इनकम को क्या बोलते हैं? वेजेस। जिन्होंने कैपिटल दिया है उनके इनकम को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, उनके इनकम को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो ये जो चार चीज हमने लिखा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों को बोलोगे फैक्टर इनकम। इन चारों को बोलोगे फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम ही हमारा कहलाता है नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम ही हमारा कहलाता है नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम में हम उसी इनकम को डालेंगे जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में मदद करती है और उसके बदले में उसे अर्निंग्स मिलता है। क्लियर है? तो अब देखते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड बाय not participating in the process of production of goods and services। यानी बिना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट किए हुए अगर आपके पास कोई इनकम आता है तो उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बेगर है, वो किसी प्लेटफॉर्म में बैठ के भीख मांग रहा है, आपने उसको 10-20 रुपए डाल दिए, तो उनका जो वो इनकम है वो ट्रांसफर इनकम होगा, क्योंकि वो इनकम वो जनरेट कर रहा है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज करो आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दे दिया, क्या वो आपका फैक्टर इनकम हुआ? नहीं, वो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके नहीं रिसीव किया है, वो विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस करके आपके पास आया है। तो ऐसे इनकम को हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा? अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें आ जाएगा ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स है, उनको सरकार जो है ना हर महीने एक अलावेंस देती है, उसको ओल्ड एज पेंशन बोला जाता है। तो बिना कोई काम किए हुए उनको वो पैसा मिलता है। लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पेंशन है तो ये जो पेंशन है ये फैक्टर इनकम होता है। दोनों में अंतर है बाबू, है ना? दोनों में अंतर है। एक हो गया ओल्ड एज पेंशन और दूसरा हो गया ओनली पेंशन। ओल्ड एज पेंशन बैठा बैठा के आपको दिया जाता है। पेंशन क्या होता है? जब आप काम कर रहे थे तो आपके सैलरी से ये पैसा कट के एक फंड में जमा हो रहा था, और जब आप रिटायर कर गए तो उस फंड से पैसा निकाल के आपको एम्प्लॉयर हर महीने दे रहा है। यानी वो कमाई का पैसा है आपका, आपने गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूशन करके वो पैसा कमाया है जब आप सर्विस कर रहे थे, वही पैसा आपको अभी लौटाया जा रहा है। तो इसलिए सिर्फ पेंशन अगर हो तो वो फैक्टर इनकम होता है, और अगर ओल्ड एज पेंशन हो तो वो ट्रांसफर इनकम होता है। तो हम लोग ट्रांसफर इनकम का और क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? स्कॉलरशिप ले सकते हैं, है ना? बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है किसी गवर्नमेंट के तरफ से या फिर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के तरफ से। देन हम लोग बात कर सकते हैं पॉकेट मनी की। ये भी हमारा ट्रांसफर इनकम कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम आपको समझ आ गया। दोनों का मेन डिफरेंस ये होता है कि फैक्टर इनकम वी कंसीडर इनटू नेशनल इनकम, बट ट्रांसफर इनकम इज नॉट, देखो मैंने काट दिया, इज नॉट कंसीडर्ड अंडर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफर इनकम को हटा के करेंगे। ट्रांसफर इनकम का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं
कि आपको ये दोनों टॉपिक्स आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने सीखा। क्या क्या सीखा? एक डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में सीखा और दूसरा हमने आपको बताया फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अगले क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग नेशनल इनकम का पढ़ेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर कर लो तो रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।